गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। बेटा आज मैं आपको चैप्टर पढ़ा रही हूँ फिफ्थ, जो है वो है हमारा आवर्त वर्गीकरण। ये चैप्टर आपका अभी अभी फिनिश हुआ है, इसीलिए ये वाला चैप्टर मैं आपको ख़त्म करा रही हूँ। आपके माइंड में भी होगा। अगर आपको कोई परेशानी हो इस चैप्टर में मेरी वीडियो सेंड करने के बाद, तो आप मुझे डाउट सेंड कर सकते हैं कि मैम ये पॉइंट हमें समझ में नहीं आया है। तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा टाइम नहीं खर्च करेंगे, फिर वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाती है तो आप लोगों को भी थोड़ी परेशानी होती है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आवर्त वर्गीकरण। पहले मैं कैमरा ऑफ कर दूँ अपना, ऐसे एक और ब्रश कर लेते हैं ऑन। आवर्त वर्गीकरण यानी कि तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। वर्गीकरण क्या होता है, ठीक है, ये सबसे पहली बात है। तो पहले हम पढ़ लेते हैं हमारे आसपास के तत्व। यहाँ से अगर हम देखें तो ये बात आती है कि हमारे आसपास के तत्व, ये वाला पॉइंट, के तत्व मिश्रण तथा यौगिक के रूप में उपस्थित होते हैं। यानी कि हमारे आसपास जो भी हैं, चाहे मिट्टी है, धूल है, चाहे हमारे पास कोई प्लास्टिक है, चाहे हमारे पास स्टील का बर्तन है, चाहे लोहे का बर्तन है, चाहे एल्युमिनियम का बर्तन है, जो भी हमारे आसपास की चीज़ें हैं वो सब किसकी बनी हुई होती हैं? वो उन सब तत्वों में क्या, वो किसी न किसी मिश्रण की, किसी न किसी तत्व की या किसी न किसी यौगिक की बनी हुई होती है। तो तत्व किसे कहते हैं? तत्व ऐसे पदार्थ जो एक ही प्रकार के अणु से मिलकर बनते हैं। जैसे कि लोहा, लोहा जो है क्या होगा? Fe। इसका अगर मैं वो बताऊँ तत्व, तो यह Fe आयरन का बना हुआ होता है। आयरन के बहुत सारे आपके तत्व परमाणु जो हैं वो मिलकर क्या बनाते हैं? आपका आयरन बनाते हैं। उसी प्रकार से गोल्ड का क्या होता है? Au होता है। Au जो है वो क्या बनाता है? हम चीज़ें बनाते हैं, जैसे हार, जो भी हमारे गोल्ड की चीज़ें होती हैं। चांदी का क्या है हमारा? Ag सिल्वर होता है, ठीक है। सोडियम है, हाइड्रोजन है, कैल्शियम है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आपका मैग्नीशियम है, कार्बन है, ऑक्सीजन है। ये सब क्या है? ये सब हमारे तत्व हैं। और इन सभी तत्वों से ये या तो ये आपस में मिलकर या फिर एक सिंगल से मिलकर जो है हमारे क्या बनाते हैं? अणु बनाते हैं। ये हम 9th क्लास में पढ़ चुके थे चैप्टर में। तो अभी तक हमारे पास जो हम टोटल कितने तत्व हम प्राप्त कर चुके हैं, जिनका हमकी खोज हो चुकी है, टोटल है हमारे अभी 118 तत्व, जो अभी तक खोजे जा चुके हैं। यानी कि जिनके बारे में हमें पता है कि उनका परमाणु क्रमांक क्या है, उनकी द्रव्यमान संख्या क्या है, और वो अगर ऑक्सीजन से रिएक्शन करेंगे तो क्या बनाएंगे, वो हाइड्रोजन से रिएक्शन करेंगे, अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनाएंगे। तो इस तरीके से जितने भी हमारे अभी तक आज के टाइम में जो तत्व खोजे गए हैं, उनकी संख्या है हमारी 118। अब इसमें बोला गया तत्वों का वर्गीकरण, आवर्त वर्गीकरण। तो वर्गीकरण की हमें आवश्यकता क्यों हो? जब हम किसी भी चीज़ का वर्गीकरण करते हैं तो वर्गीकरण करने से क्या होता है? एक तो हमें सुविधा हो जाती है। जैसे हमने प्लांट्स का वर्गीकरण किया था, एनिमल का वर्गीकरण किया था, ठीक है। सभी पूरे जितने भी आपके इन्वायरमेंट्स में या वर्ल्ड्स में जितने भी टाइप्स के प्लांट्स हैं, एनिमल्स थे, एल्गी थी, फंजाई थी, सबको हमने वर्गीकृत किया था 5 ग्रुप में। तो हमें एक आसानी हो जाती है कि भाई ये एनिमल्स हैं, एनिमल्स में ये कैरेक्टरिस्टिक्स आने चाहिए तो हम उसको एनिमल्स मानेंगे। प्लांट्स में ये लक्षण आने चाहिए तो हम उसको प्लांट मानेंगे। फंजाई में ये गुण आने चाहिए तो हम उसको फंजाई मानेंगे। तो वर्गीकरण क्या करता है? वर्गीकरण चीज़ों को सरल बना देता है हमें पढ़ने के लिए, समझने के लिए। हमें बहुत सारी चीज़ें नहीं पढ़नी होती हैं। जैसे अगर मान लीजिए आपके किसी एनिमल्स का, जानवर का हम वर्गीकरण करते हैं, तो हमें सबसे पहले देखना होता है कि भाई आपके एनिमल्स के मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स जो है, लक्षण जो है वो हमारे जानवरों में मिलते हैं, ठीक है। तो जैसे मैमल्स का मैं अगर पूछूं तो उसमें भी 4 लेग्स होती हैं, ठीक है, एक टेल प्रेजेंट होगी, पूरी बॉडी पर बाल प्रेजेंट होंगे। तो इन कुछ चीज़ों से ये आइडिया लग जाता है कि हाँ भाई ये मैमल्स का जो है आपका एनिमल्स है। इसी तरीके से इन वर्गों को, अब चूँकि 118 तत्व हैं, एक एक तत्व को अगर हम स्टडी करेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो वैज्ञानिकों ने सोचा कि क्यों ना इन तत्वों को इस तरीके से अरेंज किया जाए
कि इनको ज़्यादा ना पढ़कर कुछ ही, अगर हम एक के बारे में पढ़ते हैं तो उससे मिलते जुलते जितने भी हमारे तत्व होंगे उनके बारे में हमें जानकारी मिल जाएगी। तो इस प्रकार यानी कि तत्वों को सुव्यवस्थित यानी कि ठीक से, एक के पढ़ने से हमें अगर 5 की पता चल रही है तो हमारे जो है पढ़ने की 5 नहीं पढ़ेंगे, हम एक से ही पता कर लेंगे कि हाँ भाई इसके लक्षण क्या है। पढ़ने के लिए तथा उनके अध्ययन को आसान बनाने हेतु उनका वर्गीकरण किया गया है। इसमें जब सबसे शुरुआत में जब वर्गीकरण स्टार्ट किया गया था, किसी ने, वैज्ञानिकों ने सोचा कि भाई इनको किस तरीके से हम आसानी से, सरल तरीके से लगाएं ताकि हमें ज़्यादा ना पढ़ना पड़े, कम ही पढ़ना पड़े। जैसे आप लोग चाहते हो ना कि आप लोगों को भी ज़्यादा ना पढ़ना पड़े, कोई शॉर्ट ट्रिक मिल जाए कि जिससे हमें कम पढ़ना पड़े और नंबर भी खूब सारे आ जाए। होता है ना कभी ऐसा, बहुत से हैं मेरी क्लास में, 10th स्केल में तो ऐसे बच्चे काफ़ी हैं। तो ऐसे एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था डोबे राइनर। डोबे राइनर जो थे, जब उन्होंने सोचा भाई किसी ना किसी तरीके से कुछ तो ऐसा किया जाए, तो वो स्टडी करने लगे। तो जब वो स्टडी करने लगे इन तत्वों की, तो उन्होंने क्या देखा, तो उन्होंने ये देखा कि सबसे पहले उसने किया क्या, तो उसने क्या देखा, डॉबे राइनर ने, उसने सबसे पहले 3 तत्व लिए और जब स्टडी कर रहा था, वो बना रहा था, एक तरीके की ट्रिक करने की कोशिश कर रहा था, तो उसने परमाणु भार, हमें पता है कि हर तत्व का परमाणु भार होता है और हर तत्व का परमाणु क्रमांक होता है। जैसे अगर मैं कहूँ क्लोरीन, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 17, और अगर इसका परमाणु भार निकालूं तो इसका परमाणु भार होता है हमारा 35.5। उसी तरीके से अगर सोडियम है, Na से लिखा जाता है, तो इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11, और अगर इसका परमाणु भार मैं निकालूं तो इसका होता है 23। तो इसी तरीके से हर तत्व जो होता है उसका कुछ ना कुछ परमाणु क्रमांक होता है और कोई ना कोई परमाणु भार भी होता है। तो डॉबे राइनर ने क्या किया कि उसने क्या कहा कि परमाणु भार के आधार पर, ये सबसे पहले कम परमाणु भार, फिर थोड़ा उससे ज़्यादा परमाणु भार, फिर उससे ज़्यादा परमाणु भार, इस तरीके से उसने जो है तत्वों को लगाया। और जब उसने इस तरीके से तत्वों को लगाया तो उसने देखा कि उसे 3 ऐसे एलिमेंट्स मिले, जैसे कि इसमें देखो, इसके आधार पर कि उसने देखा कि जो 3 एलिमेंट्स हैं, ये जो आपके 3 हैं, कैल्शियम, स्ट्रेशियम्स और बेरियम, जब इनको परमाणु भार के बढ़ते क्रम में लगाया गया तो उसने ये देखा कि जब हम इनका परमाणु भार के अरेंज करते हैं तो इसका परमाणु भार और इसका परमाणु भार, यानी कि पहले वाले का और दूसरे वाले का, जब हम पहले वाले और दूसरे वाले को प्लस करते हैं तो जो तीसरा वाला होता है वो उसके बराबर आता है। ठीक है, प्लस करके जब हम उसको डिवाइड करते हैं, जैसे मैं मान लूँ इसमें कैल्शियम का कितना है, हमारा परमाणु भार 40.1 प्लस बोरियम थर्ड वाले का 137.3, इसने उसको डिवाइड किया, कितने, 2 से ही डिवाइड करेंगे क्योंकि 2 नंबर हैं, तो क्या आ जाएगा हमारा 4, 7, 4 और 3 7 और 1, ये आ जाएगा हमारा 0.2। तो जब इसको वो डिवाइड करेगा तो 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, तो डिवाइड करने पर 2 अट्ठे 16, फिर यहाँ पर बचा 1, 2 अट्ठे 16 और यहाँ बचा 2, 2 सत्ते 14। तो समथिंग यानी कि ये वाली वैल्यू जो थी वो इस वाली वैल्यू के करीब थी। तो उसने इस चीज़ से यह निष्कर्ष निकाला कि जब हम 3, इसको इसी ने उसको त्रिक का नाम दिया कि जब हमने बढ़ते हुए, उसने उसको जब तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के अनुसार क्रमवार लगाए जाए तो तीनों तत्वों के समूह प्राप्त होते हैं। 3 तत्वों, ये कैल्शियम, स्ट्रेशियम, बेरियम, ये 3 तत्वों के समूह प्राप्त होते हैं, जिसे उसने क्या नाम दे दिया, त्रिक दिया। त्रिक के मध्य तत्व का परमाणु भार अन्य 2 तत्वों के परमाणु भार का मध्य होता है, यानी कि इसका परमाणु भार और इसके परमाणु भार को जब आप प्लस करेंगे और प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे तो समथिंग ये उसके आसपास ये वाला आएगा।
तो ये वाली लास्ट वाली जो बात थी ये वाली कि त्रिक के तत्व, त्रिक के मध्य का यानी कि इस वाले का मध्य का परमाणु भार अन्य दो तत्वों के परमाणु भार का मध्यम होता है, यानी कि इन दोनों को अगर हम प्लस कर दें तो बीच वाला जो मिलेगा वो हमारे इसके बराबर। इसने उसको त्रिक का सूत्र दिया। नेक्स्ट फिर उसके बाद उसने क्या कहा, अब इसकी कुछ सीमाएं आ गई। सीमाएं में उसने क्या कहा कि इस समय तक ज्ञात तत्वों में केवल तीन त्रिक ही ज्ञात कर सके, यानी कि जब उसने खोज की तो उससे बहुत सारे नहीं मिले, जब तो बहुत कम थे, जब तो 53 के आसपास तत्व खोजे गए थे। तो जब इस डायबराइन्स ने खोज की तो उसको केवल इस 3 टाइप के, इस तरीके के जो हैं सिर्फ 3 ही सेट मिले, ठीक है, 3 त्रिक ही ज्ञात कर सका। अब कौन कौन से 3 त्रिक थे, ये वाले लिथियम सोडियम पोटेशियम, ठीक है, कैल्शियम स्ट्रेशियम्स बेरियम्स एंड क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, यानी कि वो सिर्फ इन 3 ग्रुप को ही अरेंज कर पाया, इससे ज़्यादा वो अरेंज नहीं कर पाया। और उसने उसको अरेंज किस तरीके से किया था, उसने उसको अरेंज किया था उनके परमाणु भार के अनुसार, कि जब उसने बढ़ते हुए परमाणु भार के अकॉर्डिंग तत्व को लगाया तो उसने देखा कि जो पहला तत्व है और दूसरा तत्व है, इन दोनों के परमाणु भार को जोड़ने से तीसरे तत्व के परमाणु भार जो है वो निकलता था। ये डायब्राइन त्रिक का वो था। तो इसकी लिमिटेशंस क्या हो गई, यानी कि सीमाएं होगी, क्यों रिजेक्ट कर दिया गया, क्योंकि 53 में से वो सिर्फ इन 3 ही ग्रुप को आइडेंटिफाई कर पाया और ऐसे ग्रुप की कोई मैचिंग नहीं हो पाई। नेक्स्ट फिर आया हमारा न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत। अब ये क्या कहते हैं भाई, न्यूलैंड्स, उसके बाद न्यूलैंड्स आए। न्यूलैंड्स ने भी कोशिश करी कराने की, तो न्यूलैंड्स ने तत्वों को भी, इसने भी बढ़ते हुए परमाणु क्रम में व्यवस्थित किया और पाया। जैसे कि यहाँ पे मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरीके से इसने जो है परमाणु भार, इसका पहले 1 होगा, उसका 2 होगा, परमाणु भार मैं सिर्फ ऐसे ही बता रही हूँ, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8, ऐसे इसने बढ़ते हुए क्रम में उसको लगाया। फिर जब जो नोवा आएगा, नोवा, ये 10वां, ये 11वां, ये 12वां, ये 13वां, ये 14, ये 15 और यहाँ पे ये 16, तो उसने कहा कि जो पहला नंबर है, ठीक है, और जो ये उसके बाद जो 8वां नंबर आ रहा है, उनमें इन दोनों में क्या है, सिमिलरिटीज़ हैं, इन दोनों में क्या है, समानताएं हैं। तो इन समानताओं के आधार पर उसने कहा कि हर 8वें तत्व के गुण, हर 8वां तत्व जो आएगा उसके गुण जो है पहले वाले गुण से सिमिलर है। तो ये आपको याद रखना है। उसने क्या यूज़ किया था, बढ़ते हुए परमाणु क्रम में उसको लगाया था और प्रत्येक 8वें तत्व के गुण पहले तत्व के समान थे। अब इसने कहा इसकी तुलना संगीत के अष्टक से की गई तथा इसलिए इसे अष्टक, यानी कि इसे संगीत का अष्टक सारे गामा पा धा नी, ये 7 8 सुर जो हैं उसके अकॉर्डिंग इसने उसको अरेंज किया, तो इसलिए इसे अष्टक का सिद्धांत भी कहा जाता है। जैसे उदाहरण के लिए लिथियम और सोडियम धातु के गुण जो हैं वो समान है। अब इसने कैसे इनको अरेंज किया, पहले मैं इसकी ये लगा देती हूँ, यहाँ पे दिखा देती हूँ। देखिए पहले इसने कैसे ये लगाया, जैसे कि हाइड्रोजन 1 सा 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ये है 5वां। तो ये जो फिर नेक्स्ट 8वां आएगा, अब मैं इसकी काउंटिंग करूँ तो फ्लोरीन 8 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 10, ये 11, ये 12, ये 13, ये 14, ठीक है। ऐसे अगर मैं इसकी काउंटिंग करूँ तो वो कह रहा है कि जो पहला हम अरेंज करते हैं उसके बाद जो भी, सॉरी मैंने ऊपर नोवा बता दिया, जो पहले वाला जो है उसके बाद जो 8वां तत्व आएगा, यहाँ पे फ्लोरीन कौन सा है 8वें नंबर पे, तो पहले और 8वें इन दोनों में समानताएं होंगी। अगर हम यहाँ पे लिथियम को काउंट करें, मैं यहाँ पे लिथियम और सोडियम को काउंट करूँ तो लिथियम को नंबर 1 मानूँ तो यहाँ पे क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7 8,
यानी कि लिथियम फास्ट पे आ रहा है और सोडियम 8वें पे आ रहा है। तो पहले और 8वें इन दोनों में समानता है। अब कैसी समानताएं हैं कि एक तो इनके जो भी रासायनिक अभिक्रियाएं होंगी, लिथियम ऑक्सीजन के साथ जैसी अभिक्रिया बनाएगा वैसा ही सोडियम भी बनाएगा। लिथियम हाइड्रोजन के साथ जैसे तत्व मिलकर बनाएगा सोडियम भी वैसे ही बनाएगा। हाइड्रोजन जैसे ऑक्सीजन के साथ मिलकर H2O बनाता है, उसी तरीके से फ्लोरीन भी ऑक्सीजन के साथ मिलकर F2O बनाएगा और उसी तरीके से क्लोरीन भी जो है वो Cl2O बनाएगा। इस तरीके से प्रोसेस था। तो ये सारा है प्रोसेस था, इस तरीके से उसने अरेंज किया था। इसको सा रे गा मा पा धा नी नाम दे दिया था, अष्टक वर्गीकरण दे दिया था। लेकिन इसकी भी कुछ कमियां रह गई थी। वो कमियां क्या रह गई थी? सबसे पहली जो कमी रह गई थी कि इसने जब ये अष्टक बनाया था तो वो कैल्शियम, ये जो हमारा कैल्शियम दिख रहा है, इस कैल्शियम तक तो 8 ये वाला रिपीट हुआ था कि पहला वाला 8वें से सिमिलर प्रॉपर्टीज़ रखता है। उस कैल्शियम से आगे यानी कि यहाँ पर हमारे 20 आ जाता है कैल्शियम, सॉरी 20 दूनी 40, इसका 40 आ जाता है। इसका जो परमाणु भार होता है उसका होता है 40, ठीक है। तो 40 तक यानी कि कैल्शियम तक तो इसने सिमिलरिटीज़ दिखाई कि पहले के 8वें से गुण में सिमिलरिटीज़ आ रही थी। इसे इन सब की आ रही थी, यहाँ तक ये आ रही थी, इसकी ये आ रही थी, इसकी ये आ रही थी, यहाँ तक ये आ रही थी, ये आ रही थी, ये आ रही थी। लेकिन जैसे जैसे वो कैल्शियम्स को आगे लेके गया, कैल्शियम से आगे यानी कि 40 से ऊपर परमाणु भारी तत्व होते चले गए, उनमें ये सिमिलरिटीज़ नहीं रही। तो पहली लिमिटेशंस तो यही हो गई इसकी कि कैल्शियम तक तो वो वाले गुण लक्षण दिखाई दे रहे थे, उसके बाद वो जो है ये नियम लागू नहीं हो पाया, जैसा कि अब मैं इसमें सीमाएं में बताया गया है। यह नियम केवल कैल्शियम धातु तक ही लागू हो सका। नए तत्वों के गुण इस सारणी से मेल नहीं खाते थे। मतलब इसने क्या किया था कि इसने जो जगह जो है वो छोड़ी नहीं थी, जगह नहीं छोड़ी थी, जिसकी वजह से जो नए तत्व आए थे वो मैच ही नहीं हो पाए। कहाँ रखें उनको, वो जगह ही नहीं मिल पाई, ठीक है। दूसरा ये हो गया। और तीसरा पॉइंट ये है जैसे कि कॉपर एंड द निकेल, कॉपर एंड निकेल जो है वो क्लोरीन, फ्लोरीन और ब्रोमीन इनके परमाणु भार से समानता नहीं खाता था। जैसे ये वाला देखो, सारणी के तत्वों में समंजित करने के लिए ना केवल 2 तत्वों को एक साथ रख दिया, बल्कि असमान तत्व जिनके गुणों में कोई समानता नहीं थी एक स्थान पर रख दिया। इसका एग्जाम्पल कौन सा है? ये वाला। इसकी कोबाल्ट और निकेल, इसको कोबाल्ट बोलते हैं, इसको निकेल बोलते हैं, Ni निकेल को। कोबाल्ट और निकेल की ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन से कोई समानता नहीं थी, लेकिन इसने इसको बनाने के लिए इस असमान ग्रुप को इसके साथ रख दिया। इसके साथ कोई कैरेक्टरिस्टिक्स मैच नहीं कर रहे थे, कोई लक्षण मैच नहीं कर रहे थे, लेकिन इसने अपने अष्टक बनाने के लिए उसको इसके साथ रख दिया। तो ये तीनों इसकी लिमिटेशंस हो गई कि पहला इसका कैल्शियम के साथ कैल्शियम तक ही दिखाई दिया गया। दूसरा, नए तत्वों के गुण, जो भी नए तत्व खोजे गए थे उनके कोई भी लक्षण इस वाली सारणी में नहीं दिख रहे थे, क्योंकि इसने किसी भी नए ग्रुप के लिए, नए तत्वों के लिए जगह खाली नहीं छोड़ी थी। और तीसरा, यानी कि इसने सारणी को सही बनाए रखने के लिए जो तत्वों से मैच भी नहीं खा रहे थे, ये वाले कोबाल्ट और निकेल वाला, उनको ऐसे ग्रुप के साथ रख दिया जिससे इनका कोई मैच ही नहीं था। मतलब ये रासायनिक क्रियाएं बिल्कुल अलग दे रहे थे, फिर भी इसने उसको रख दिया। तो ये इसकी कमियां रह गई, ठीक। अब नेक्स्ट आया मेंडलीफ की आवर्त सारणी। बेटा इम्पोर्टेंट है, आता दोनों ऊपर वाला भी है, आ जाता है वो भी, लेकिन ज़्यादा इम्पोर्टेंस आपका ये वाले हैं। तो मैं तो यही कहूँगी कि तीनों आपको दिमाग में रहने चाहिए, समझ में आना चाहिए कि क्या हम कह रहे हैं और क्या ये हो रहा है। मेंडलीफ की आवर्त सारणी, इसमें क्या है? मेंडलीफ की आवर्त सारणी, इसने क्या किया, तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु द्रव्यमानों के आवर्ती फलन होते हैं। मीन्स कि जो तत्वों का द्रव्यमान होता है
द्रव्यमान भार होता है, वो द्रव्यमान भार जो है वो उसके रासायनिक गुण से मैच करता है। यानी कि जिन तत्वों के द्रव्यमान भार समान होंगे उनके रासायनिक गुण भी जो होंगे वो समान होंगे। कैसे? चलो पहले नेक्स्ट पॉइंट बताती हूँ, फिर आगे बताएंगे। मेंडलीव की आवर्त सारणी तत्वों के रासायनिक गुणधर्मों पर आधारित थी। यानी कि उसने क्या किया, मेंडलीव ने रिएक्शन कराई ऑक्सीजन से और हाइड्रोजन से हर तत्व की, और जब रिएक्शन कराई जिसकी सिमिलर रिएक्शन आती रही, जो भी रिएक्शंस हुई जिसकी सिमिलर आती रही ऑक्सीजन के साथ, उसको वो एक ग्रुप में रखता चला गया। अभी नीचे जब आएगा उसमें मैं बताऊंगी। इसमें 8 ऊर्ध्वाधर स्तंभ हैं जिन्हें समूह कहते हैं, और 36 पंक्तियां हैं जिन्हें आवर्त कहते हैं। ये याद रखना कि हम समूह किसे कहते हैं। 8 हमारे समूह होते थे मेंडलीव के अनुसार, और 6 हमारे क्या होते थे, आवर्त होते थे। तो इसने क्या कहा, पहला, इसने सभी तत्वों को द्रव्यमान भार के बढ़ते हुए क्रम में ही लगाया, जैसा पहले वाले ने किया था, जैसा दूसरे वाले ने किया था, मेंडलीव ने भी यही किया था कि इसने भी तत्वों को आधार द्रव्यमान भार के बढ़ते हुए क्रम में लगाया था। दूसरा क्या देखा इसने कि दूसरा इसने देखी कि रासायनिक अभिक्रियाएं कराएं, और जिसकी रासायनिक अभिक्रियाएं समान थी उनको ग्रुप में रखा। इसने अपनी टेबल बनाने का ये आधार बनाया। तो जब उसने द्रव्यमान भार और रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर जब तत्वों को वर्गीकृत किया, तो उसने उसमें 8 तो समूह बनाए और 6 उसने 36 पंक्तियाँ बनाई। अब कौन कौन सी कैसे कैसे बनाई ये आपको मैं यहाँ पर दिखा देती हूँ। ये वाला, इसको अगर शॉर्ट किया जाए, ऐसे रखा जाए, आएगा, ये आ रहा, ऐसे आ रहा है, देखो, ठीक है। अब आ जाओ। मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पर 1 मिनट के लिए इसको समझाने के लिए थोड़ा सा क्या करती हूँ, इसको ऐसे कर देती हूँ। अब आप देखिए, अब ये कहीं नहीं जाने वाला। तो इसमें मेंडलीव की आवर्त सारणी में क्या हुआ था कि 8 तो आवर्त बनाए थे। एक आवर्त देखो जैसे यहाँ पर दिखाया जा रहा है, ठीक है। तो 1 आवर्त, 2 आवर्त, 3 आवर्त, 4, 5, 6, 7, 8, और क्या बनाया था, 7 आवर्त बनाए थे। उसके साथ साथ 6 क्या बनाए थे, इसने हमारे वर्ग बनाए थे। क्या कहते हैं यार हिंदी में, मैं भूल गई खुद, क्या था वो, सॉरी। 8 इसने समूह बनाए थे और 6 इसने आवर्त बनाए थे। यहाँ पर अगर मैं लूँ तो आप देखो, 8 इसने क्या बनाए हैं, समूह, ग्रुप को कहा गया है इसने समूह। तो एक समूह यहाँ पे मैं ले लूँ, 1 समूह, 2 समूह, 3 समूह, 4 समूह, ऊपर नंबर लिखे हुए हैं 5, 6, 7 और लिखिए 8, ठीक। दूसरा इसने क्या करा, इसने यहाँ पर 6 हमारे आवर्त बनाए, जैसे ये वाले 1, 2, ये वाले 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये इस तरीके से इसने क्या बनाया, यहाँ पर 6 समूह बनाए और 8 जो थे इसने आवर्त बनाए, श्रेणी बनाई, ठीक। अब इसने क्या किया, इसमें करने का काम क्या करा इसने यहाँ पर क्या दिखाया कि जब इसने इसका वर्गीकरण स्टार्ट किया, बनाया, तो अब आप देखो इसमें सबसे ऊपर यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, R2O, RO, R2O3, ठीक है, R2O, R2O5, RO3, R2O7, RO4, इसके साथ साथ RH। ये क्या है, यानी कि जो ग्रुप फर्स्ट है, जो भी आपका ग्रुप फर्स्ट है, ग्रुप ही कहते हैं ना इसको हिंदी में, समूह और आवर्त। जो आपके समूह हैं 8 समूह में जो पहला समूह है वो ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्शन करेगा तो वो R2O बनाएगा, और जब वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा तो वो RH बनाएगा। कैसे, अगर मैं हाइड्रोजन की ऑक्सीजन से रिएक्शन करूं तो H2O बनेगा,
Li2O बनेगा, Na2O बनेगा, K2O बनेगा, Rb2O बनेगा। इस तरीके से बनाया उसने। और अगर इसकी हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करें तो क्या बन रहा है, RH बन रहा है, यानी कि इसका क्या बन जाएगा, H2 बन जाएगा, LH, LiH, NaH, ये L जो है H वाला भी एक्सेप्शनल है, LiH, NaH, KH, RbH। तो हर ग्रुप का जो है इसने क्या दिया, फॉर्मूला दिया कि फर्स्ट ग्रुप के जो है वो R2O बनाते हैं ऑक्सीजन के साथ, सेकंड RO बनाएंगे, थर्ड वाले R2O3 बनाएंगे, फोर वाले RO2 बनाएंगे, फिफ्थ वाले R2O5 बनाएंगे। R क्या है, R है ये जो भी आपके नीचे लिखे गए हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, जिलेनियम, स्टेशियम, कार्बन, बोरोन, एल्यूमिनियम, ठीक है, बेरिलियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सिरेडियम, रुबेनियम, पोटेशियम, सोडियम, लिथियम, ये। तो उसने यहाँ पर इन तत्वों को, R जो है ये ग्रुप है, इनके साथ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की जब रिएक्शंस कराई तो इन सब ने, जो भी यहाँ वाले ग्रुप में है, जो ये फर्स्ट ग्रुप है, इसने ऑक्सीजन के साथ मिलकर ये दिया और हाइड्रोजन के साथ मिलकर ये दिया। सेकंड वाले ने ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ ये बनाया, थर्ड वाले ने ये बनाया, फोर्थ वाले ने ये बनाया, फिफ्थ वाले ने ये बनाया, सिक्स वाले ने ये बनाया, सेवन्थ वाले ने ये बनाया, और एट्थ वाले ने इसने इसको खाली रखा, या कहूँ कुछ जो बनाया वो इसने यहाँ पर ऐसे दिखा दिया। तो इस तरीके से उसने, ये क्या हो गई, ये हो गई हमारी रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रियाएं कराई ऑक्सीजन से और हाइड्रोजन से, तो उसको ये मिला। और इन रिएक्शन अभिक्रियाओं के जो रिजल्ट थे उसके अकॉर्डिंग इसने उसको इस तरीके से सेटल कर दिया। ठीक, दूसरी बात इसमें और क्या रही कि ये तो इसकी प्रॉपर्टीज़ हो गई सारी कि इसने इस तरीके से अरेंज किया। दूसरा, इसने परमाणु क्रमांक, परमाणु भार, द्रव्यमान भार के आधार पर अरेंज किया। जैसे हाइड्रोजन का फर्स्ट है, लिथियम का 6 है, फिर 9 है, फिर 10 है, फिर 12 है, फिर 14 रखा, फिर 15 रखा, फिर 18 रखा, फिर 22 रखा, फिर 24 रखा, फिर 29 रखा, फिर 28 रखा। यहाँ पे देखो, ठीक है, तो इसमें बढ़ते हुए क्रम में, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 28, 29 है, यहाँ पे 28 है, तो यहाँ पे गड़बड़ हो गई, ज़्यादा वाला पहला आ गया और कम वाला पीछे चला गया। तो ये भी एक रीज़न है, वो भी बताऊँगी जब आगे चैप्टर में हम इसमें पढ़ेंगे। तो जब हम यहाँ पर इसमें पढ़ते हैं तो आगे क्या होता है, इसमें सेट करने दो जरा। तो इस आवर्त सारणी की उपलब्धियाँ, अब इसने उपलब्धियाँ क्या थी, मेंडलीव की आवर्त सारणी जो बनाई, जो मैंने अभी दिखाई, तो उसने सबसे पहले क्या कि इसने द्रव्यमान भार के आधार पर उसको अरेंज किया, और दूसरा उसने क्या किया, उनके रासायनिक गुणधर्मों पर आवर्त सारणी का निर्माण किया। मेंडलीव की आवर्त सारणी की उपलब्धियाँ क्या थी, इसमें उपलब्धियाँ क्या प्राप्त हुई, इसकी अच्छाइयाँ क्या थी इसकी आवर्त सारणी की। तो ये अच्छाई क्या थी कि मेंडलीव ने जब वो ये आवर्त सारणी बना रहा था तो उसने बीच बीच में जो है गैप छोड़ दिए थे। जैसे ये वाला देखो, यहाँ पर इसने गैप छोड़ा हुआ है, जैसे ये देखो यहाँ पर गैप है, ये देखो, ये बी ग्रुप में यहाँ पर इसने गैप छोड़ा, 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 यहाँ गैप छोड़ा है, यहाँ गैप छोड़ा है। इस तरीके से इसने क्या करा, गैप छोड़ दिया है। ठीक है, तो इसकी उपलब्धियाँ क्या रही कि जब ये अपनी वो बना रहा था, तो जब ये, इसकी उपलब्धियाँ ये रही कि जब ये ऐसी आवर्त सारणी बना रहा था तो इसने बीच बीच में जो है क्या है, रिक्त स्थान छोड़ दिए। और इन रिक्त स्थानों को छोड़ने का कारण क्या था कि चूँकि इसने रासायनिक अभिक्रियाएं कराई थी तो इसको आइडिया हो गया था कि यहाँ पर कोई ना कोई एक ग्रुप ज़रूर आएगा जिसकी का साथ ये रासायनिक अभिक्रिया करके ये बनाएगा। तो इसने छोड़े गए स्थान को क्या, जब इसने खाली स्थान छोड़े तो बाद में जब खोज की गई तत्वों की तो उसे 3 तत्व मिले जिनके नाम है स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम।
इन तीनों के जब कैरेक्टरिस्टिक देखे गए तो मैंडलीफ जो था उसके अनुसार ये बिल्कुल ठीक पाए गए। जो उसने बताया था कि हाँ भाई एक ऐसा तत्व होगा जिसके कैरेक्टरिस्टिक्स ये होंगे और इसका ये स्थान होगा, तो जब उसने वो स्थान छोड़ा तो उसी के अनुसार स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम इनकी स्थिति जो थी क्या थी, वो बिल्कुल सही निकली। इनकी रिएक्शंस अभिक्रियाएं सही निकली। तो यानी कि इसने पहले ही सोच लिया था या पहले से ही जान लिया था कि इस तरह का कोई तत्व जो है ज़रूर प्रेजेंट होगा और उसके लिए इसने आवर्त सारणी में स्थान छोड़ दिया था। समान गुण धर्म वाले तत्वों को एक साथ स्थान में लगाया, माने कि जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके H2O बना रहा था वही दूसरे वाले तत्व जो हैं वो भी, जितने भी नीचे के सारे ग्रुप होंगे वो भी ऑक्सीजन के साथ मिलकर जो है Li2O, Li2O, ठीक है, K2O ये बनाएंगे। तो यानी कि जो समान रिएक्शंस अभिक्रियाएं दे रहे थे उनको इसने एक आवर्त में रखा। पिछली व्यवस्था को छेड़े बिना ही अक्रिय गैसों का पता लगाने पर इन्हें अलग समूह में रखा जा सकता था। यानी कि जो इसने बना दिया था, एक आवर्त सारणी बनाई थी, उसके साथ साथ इसने एक ग्रुप और अलग बना दिया था साइड में और बताया था कि इस तरीके के तत्व को खाली स्थान छोड़ दिया। जब बाद में जब मैंडलीफ खोज कर रहा था तब अक्रिय गैसें जो थी वो खोजी नहीं गई थी, क्योंकि अक्रिय गैसें कौन सी होती हैं, जो किसी के साथ भी रिएक्शन नहीं करती हैं। तो मैंडलीफ ने उनके लिए भी एक जगह छोड़ दी थी। तो जब अक्रिय गैसों की खोजें हुई तो उसकी आवर्त सारणी में कोई छेड़खानी नहीं हुई, उन्हें एक अलग उसने जगह बना दी थी और उस जगह में उन अक्रिय गैसों को रख दिया था। तो ये इसकी उपलब्धियां थी। अब इसकी लिमिटेशंस क्या थी कि क्या कमियां रह गई थी इसकी में। इसने कहा समस्थानिकों की स्थिति स्पष्ट नहीं थी। समस्थानिक कौन से होते हैं, जिनकी द्रव्यमान संख्या जो होती है वो जो है अलग होती है, लेकिन परमाणु क्रमांक जो होता है वो समान होता है। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लूँ, हमने पढ़ा थी था 9th क्लास में, क्लोरीन के दो थे, 35.5 परमाणु भार वाला था और एक 37.5 ऐसे कुछ समथिंग था। तो ये इसके दो परमाणु भार समस्थानिक थे क्लोरीन के ही। तो द्रव्यमान संख्या के आधार पर इन दोनों को क्या दिया, इसने अलग अलग स्थान दिया। जबकि समस्थानिक तो केमिकल रिएक्शंस में एक जैसे होते हैं, तो इनको अलग अलग स्थान क्यों दिया गया, तो ये मैंडलीफ जो है वो बता नहीं पाए थे। तीसरा, हाइड्रोजन की स्थिति की यहाँ पर जो सारणी है इसमें वो हाइड्रोजन की स्थिति नहीं बता पाया था, ये वाला, कि भाई हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन हमारा इस एक एल्काइन वाले ग्रुप, जैसे एल्काइन ग्रुप कहते हैं, इस एल्काइन ग्रुप के साथ, यानी कि एक हाइड्रोजन एक एटम से यह दे भी सकता है और एक एटम लेकर ये रिएक्शन कर भी सकता है। दोनों कर सकता है, क्योंकि हाइड्रोजन के पास क्या होता है, हाइड्रोजन के पास एक एटम, एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन देकर न्यूट्रल हो जाता है और एक इलेक्ट्रॉन लेकर यह 2 जो फर्स्ट सेल होती है KLM वाली, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन आते थे, तो ये फर्स्ट सेल जो है अचीव कर लेता है। तो हाइड्रोजन जो है वो हमारे हैलोजन ग्रुप्स क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, उससे भी समानताएं करता है, उससे भी रिएक्शन क्रियाएं इसकी समान थी। और जो हमारे एल्काइन ग्रुप्स हैं, जो फर्स्ट ग्रुप था, उससे भी हमारी समानताएं थी। तो मैंडलीफ जो था वो हाइड्रोजन की स्थिति को नहीं बता पाया कि भाई ये हैलोजन वाले ग्रुप में जाएगा, क्लोरीन ब्रोमीन या आयोडीन वाले ग्रुप में जाएगा, या फिर ये कहाँ जाएगा, हमारे पहले वाले एल्काइन वाले ग्रुप में जाएगा। कुछ तत्वों का परमाणु द्रव्यमान के अनुसार अनुचित क्रम, यानी कि कुछ तत्वों का द्रव्यमान जो है इसने गलत लगा दिया था। ज़्यादा वाले को पहले लिख दिया और कम वाले को बाद में लिखा, जबकि क्रम क्या था, कम से बढ़ते हुए ज़्यादा में। जैसे यहाँ पर मैं अगर आपको दिखाऊं, देखिए यहाँ पर ये वाला आप अगर ऑप्शंस देखोगे, ये वाला ऑप्शंस देखो यहाँ पर, ये वाला,
तो अब देखो यहाँ पर 58.93 सॉरी 58.93 वाला जो ग्रुप है, यहाँ पर आप देखते हैं तो ये ज़्यादा वाला है और ये कम वाला है। तो ज़्यादा वाले को इसने पहले लिख दिया और कम वाले को इसने बाद में लिखा। तो ये भी इसकी एक कमी थी। बहुत सारी जगहों पर इसने ऐसा किया। जैसे अभी मैं यहाँ पर एक और दिखा रही थी आपको, कौन सा था वो, ये वाला। देखो यहाँ पर भी आपके ये वाला आ रहा है। देखो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, 29 एल्यूमिनियम और स्टेशियम्स। 29 वाले को पहले रख दिया इसने और 28 वाले को इसने बाद में रखा। तो ये द्रव्यमान भार में कुछ तत्वों को इसने अरेंज करने के लिए जब पहले आगे रख दिया, ज़्यादा वाले को आगे रख दिया और कम वाले को बाद में रख दिया। बल्कि जब इसने सारणी बनाई थी तो क्या बनाया था कि कम वाला पहले आएगा और ज़्यादा वाला बाद में आएगा। जैसे 10 पहले आता है, 12 बाद में आएगा। इसने कारण क्या दिया इसका, जब इससे पूछा गया वे क्या कारण है, तुमने ऐसा क्यों किया, तो उसने कहा कि हो सकता है कि जब इनके द्रव्यमान बाहर निकाले गए हैं तो वो गलत तरीके से निकाले गए हैं, वो सही नहीं निकाले गए हैं। तो आज की मैं क्लास यहीं पर ख़त्म करती हूँ, ठीक है। अब हम नेक्स्ट की जो मैं वीडियो बनाऊँगी इसमें हमारी न्यू आवर्त सारणी पढ़ेंगे, जिसमें जो मेंडलीव की कमियां रह गई थी उसको सुधारा गया और फिर नई आवर्त सारणी का निर्माण किया गया।